Hello and welcome you all on YouTube channel and welcome you all on the Indian Express Explained Page Analysis। आज तारीख है 23 जून 2025 और देखेंगे आज के एक्सप्लेन्ड पेज में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आज टोटल एक ही आर्टिकल है जिसमें 3 आर्टिकल आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, लेकिन तीनों आर्टिकल का अपने आप में लिंक है। अभी हाल में ही ईरान में अटैक हुआ है यूएस के ज़रिए और ये इज़राइल ईरान अटैक को ही देखते हुए हुआ है, जिसमें अब प्रॉपरली यूएस का भी हिस्सा इस वॉर में सेट हो चुका है। तो एक-एक करके तीनों आर्टिकल्स को देखते हैं और समझते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहे हैं और इस आर्टिकल में हमारे एग्ज़ाम को लेकर के क्या ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट है जो हमारे काम आ सकता है। तो जो इन आर्टिकल्स का लिंकेजेस है वो है जीएस पेपर 2 आईआर, जीएस पेपर 3 डिफेंस। अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो जो हेडलाइन है वो कह रही है कि व्हेन अ न्यूक्लियर साइट इज अटैक्ड, जब किसी देश की न्यूक्लियर साइट पे हमला होता है तब क्या होता है। अगली बात कही जा रही है इवन इफ 3 साइट्स इन ईरान, जिसमें से इस्फहान, फोर्दो और नतांज, ये 3 जगह हैं जो ईरान की न्यूक्लियर साइट थी, जहाँ पर ऐसा दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं उनका दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था। उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया ताकि इजराइल को बचाया जा सके। तो इवन इफ 3 मेन साइट इन ईरान हैड न्यूक्लियर वेपन्स, देयर वाज नो रिस्क ऑफ देम ब्लोइंग अप अंडर एन अटैक। यहाँ कहा जा रहा है कि ईरान की 3 न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो साइट हैं उनको ब्लो किया गया, यानी उन पर हमले किए गए हैं, लेकिन उन पर कोई नुकसान अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। कोई जो रेडिएशन है उसका लीक, ऐसा कोई थ्रेट या ऐसा कोई ख़तरा नहीं पैदा हो पा रहा है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो भी ऐसा कह रही है कि अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं इन आर्टिकल्स में हमारे लिए क्या है। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने ईरान की 3 न्यूक्लियर की फैसिलिटीज़ हैं उन पर अटैक किया है, फोर्दो, इस्फहान और नतांज। यहाँ मैप में देख सकते हैं उनको, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये पूरा ईरान का मैप है और ये एक 44 किलोमीटर 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आर्मेनिया से जुड़ा हुआ है, ये अजरबैजान से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, सबसे ऊपर जो कैस्पियन सी से एकदम अटैच है। ये फोर्दो है पहली साइट, ये दूसरी साइट है इस्फहान और ये तीसरी साइट है नतांज। यहाँ तीनों पर हमले किए गए हैं, जिसमें से फोर्दो वाला हमला स्पेसिफिकली यूएसए द्वारा किया गया है। बाकी हमलों में इजराइल का भी पार्टिसिपेशन है अटैक करने में। ये साइट्स हैं। शुरू करते हैं। संडे की सुबह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि हमने 3 फैसिलिटी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने ये क्लेम किया कि 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, जो की फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, हमने उनको पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हुआ है ये एक फॉलो ऑन प्रोसेस है इजराइल के लास्ट वीक के मिसाइल स्ट्राइक के बाद। अब अगली बात पे आते हैं। जो ये तीनों फैसिलिटी हैं जो टारगेट की गई हैं, ये यूरेनियम इनरिचमेंट साइट थी और ये क्या करती थी कि जो नेचुरल यूरेनियम है उसको हाईली इनरिच यूरेनियम में तब्दील करती थी ताकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सके। अब जो इनरिचमेंट जो प्रोसेस है उसमें जो यूरेनियम 235 है उसके कंसंट्रेशन को मजबूत किया जाता है नेचुरल यूरेनियम के सैंपल को लेकर के, जिसमें इनरिचमेंट 3 लेवल का होता है। मैंने पिछले आर्टिकल में भी आपको बताया था जिसमें हम एनपीटी और
ईरान के रिलेशन को लेकर के जो 1-2 आर्टिकल थे उन पे बात हुई थी। उनमें इसका ज़िक्र हुआ था। मैं उनको यहीं पर पिन कर दूँगा आई बटन पे। उनको आप ज़रूर देख लेना, जिससे आपको समझ आ जाएगा। वहाँ भी मैंने बताया था, पर मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ उन बातों को। तो उसमें जो बात थी वो ये थी कि अगर 0 से 5% तक एनरिचमेंट होता है यूरेनियम का, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी के जनरेशन में होता है। फिर 25% अगर एनरिचमेंट कर दिया जाएगा, तो वो मेडिकल यूज में हो जाएगा, कैंसर के ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली। लेकिन जैसे ही आप 25% इनरिचमेंट कर लेते हो यूरेनियम का, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी आ जाती है कि आप 90 टू 95% इनरिचमेंट भी कर ले जाओगे। किसका? यूरेनियम का, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन बनाने में होता है। वही बात यहाँ कही जा रही है कि यूरेनियम 238 जो कि नेचुरली पिच ब्लेंड जो कि ओर है इसका यूरेनियम का, उसका एक फॉर्म है पिच ब्लेंड के नाम से, हमें नेचुरली मिल जाता है माइंस में। और उसका हम एक्सकवेशन करते हैं और उसके बाद उसका हम धीरे धीरे इनरिचमेंट करते हैं और उसको तब्दील करते हैं यूरेनियम 235 में। कैसे करते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा करते हैं। अब ये कॉमन सेंट्रीफ्यूगल मशीन नहीं है जिसके जरिए इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। वो बहुत ही स्पेसिफिक मशीन होती है और बहुत ही प्रिसाइज होती है, जो इस तरीके का काम करती है। अगली बात कही जा रही है कि इट इज़ ओनली दैट यूरेनियम 235 इज फिसाइल, यानी कि 235 नंबर का जो यूरेनियम है वही ऐसा हमला करने में सक्षम होता है और वही न्यूक्लियर वेपन बनने का मटेरियल है, जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन तक जा सकता है और जो लार्ज अमाउंट की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। अब यहाँ अगली बात वही कही गई है कि 3 से 5% का इनरिचमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के माध्यम से। लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल 90% से भी ज़्यादा हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो। अब अगली बात कही गई है कि जो ये अटैक हुआ है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, वो पोटेंशियली न्यूक्लियर डिजास्टर जैसा कुछ लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ऐसा माना जा सकता है कि लार्ज स्केल ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन का लीक होगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई मेजर रेडिएशन का डिटेक्शन नहीं हुआ लीक होने का, ये बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके जो प्रणेता हैं या जिसके फादर हैं, जिसकी इसकी नींव रखने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है ड्वाइट डी आइजनहावर। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले कल्पना की थी कि ऐसी एक एनर्जी एजेंसी बनाई जानी चाहिए जो परमानेंट, जो 5 कंट्रीज हैं जो यूएनएससी की परमानेंट मेंबर हैं, उनके अलावा हर देश पर नज़र रखे और न्यूक्लियर सप्लाई को मैनेज करे और उसका रेगुलेशन करे। तो ये ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग कंपनी है। इसने कहा है कि अभी तक हमें रेडिएशन के उस तरीके के लेवल नहीं मिले हैं जो संडे को अटैक में आए थे, कि वो लोगों के लिए एक खतरा बन सकें। अभी तक तो ऐसा नहीं है। अगली बात कही गई है कि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट ट्रेडिशनल बॉम्ब। अब ये बात यहाँ क्यों कही गई है उसके बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव, यानी कि जो हमारे परंपरागत जो हथियार हैं या परंपरागत हमला करने वाले हथियार हैं उनसे एकदम ये इतर होता है। और इसमें जो केमिकल यूज होता है वो भी एकदम अलग यूज होता है। जो परंपरागत हथियार हैं उनका केमिकल बहुत ही शॉर्ट इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर कहीं पर न्यूक्लियर अगर आप अटैक करते हो तो उसका इम्पैक्ट डिकेड्स तक उस जगह पर बना रहता है और उस इम्पैक्ट की वजह से वहाँ उस सॉइल पर ऐसे चेंजेस आते हैं जो डिकेड्स तक दिखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत जो फेंका गया या गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब था, फैटमैन और लिटिल बॉय, 9 और 11 अगस्त को 1945 में
उसने वो कंडीशंस क्रिएट की थी जो आज भी वहाँ के लोगों में दिखती हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में, जो एक सीधा सिंपल जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है जब एक ह्यूमन का जनरेशन होता है या एक ह्यूमन जब पैदा होता है। दूसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी आपको फ्लोरा या फौना का फ्लरिशमेंट नहीं दिखेगा। ये चीज़, रेडिएशन लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि वहाँ पर हैबिटेशन कंडीशन को डेवलप कर पाना अपने आप में बहुत कठिन है। और इस तरीके का कोई ऐसा अभी तक की प्लांट नहीं बना है जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। चेरनोबिल में भी यही दिक्कत है कि वहाँ के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूक्रेन में, चेरनोबिल में 1986 में जब वो फेल होता है, तो वहाँ भी यही दिक्कत है कि वहाँ भी आज आज के टाइम भी 10 किलोमीटर का जो रेडियस का एरिया उसको आज भी कवर करके रखा गया है। 2011 में फुकुशिमा जो कि जापान में एक न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ पर भी इसी तरीके की कंडीशन क्रिएट हुई थी। तो ये एक दिक्कत है। जो ट्रेडिशनल बॉम्ब है वो वैरायटी ऑफ केमिकल यूज करते हैं, जिनका जो डिजाइन है ना वो स्पेसिफिकली एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट के लिए होता है। जब वो टारगेट को हिट करते हैं, उन्होंने टारगेट हिट किया, एक्सप्लोजन हुआ, जान माल की हानि हुई, बस। लेकिन वहीं अगर आप न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें तो वो एक्सप्लोजिव नहीं होता है नेचर में, और वो कभी एक्सप्लोड नहीं करेगा जब तक कि उसको एक डिजायर्ड एनर्जी के माध्यम से एक्टिवेट ना किया जाए। ये एक बात है। दूसरी बात यहाँ कही जा रही है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो तब तक एक्सप्लोड नहीं होगा जब तक कि उसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ना दी जाए, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि उसको बहुत कम ही समय के लिए ही बहुत हाई एनर्जी देनी होती ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक सीरीज ऑफ प्रोसेस को पैदा करते हैं जिसमें कंटिन्यू जो विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन, वो इतनी उच्च ऊर्जा का जनन करता है जिससे आसपास के क्षेत्र में जो कुछ भी होगा वो सब जल करके राख हो जाएगा। तो बहुत ही वाइड स्प्रेड डैमेज को पैदा करता है ये। फिर न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो डिजाइन होते हैं डेटोनेट एट मिड एयर, यानी कि इनको जमीन पर टच होने से पहले ही फट जाना होता है, नहीं तो फिर ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अगली बात कही जा रही है, दे रिलीज अ मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक, इन फ्यू मिली सेकेंड, यानी कि सेकेंड के भी कुछ हिस्से में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं जो सराउंडिंग की एयर को हीट कर देती है मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, और लीडिंग टू फॉर्मेशन एक ऐसी चीज का जनन करती है जिन्हें कहते हैं हम ब्लास्ट वेव। ब्लास्ट वेव क्या होती हैं? तो एक्सट्रीमली हॉट एयर का एक बबल होती हैं, और इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज होता है जब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है। ये ब्लास्ट वेव ही सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती हैं। अगली बात कही जा रही है कि जो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पैदा करते हैं अलग अलग प्रकार का, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो मृत्यु के लिए, मृत्यु लाने वाला है निकट आपके लिए, आपके जीवन का एक खतरा है, गंभीर चोटें पहुंचा सकता है, और जेनेटिक डिफॉर्मिटीज कर सकता है, यानी कि आपका जो जीन है उसकी जो कोडिंग है एटीजीसी के लेवल पर। एटीजीसी क्या होता है? तो जो जीन है वो कुछ इस तरीके का बना होता है, उसमें ऐसे बॉन्ड होते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो एटी का मतलब है एडिनिन, टी का मतलब है थाइमीन, जी का मतलब है गुआनिन, और सी का मतलब है साइटोसिन। इन्हीं के परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से जीन के बॉन्ड बने होते हैं। जैसे कभी एटी बन गया, कभी यहाँ टीए बन गया, कभी जीसी बन गया, कभी सीजी बन गया। इससे हमारे जीन में स्पेसिफिक, जो आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, तो वो अलग क्यों है? तो वो जीन का जो फॉर्मेशन, उसकी जो कोडिंग है ना वो हर व्यक्ति की अलग है।
वो इबारत जो लिखी गई है वो अलग है। इस वजह से हर व्यक्ति अपने आप में अलग दिखता है। किसी का रंग अलग है, किसी का रंग अलग है, किसी के बालों का रंग अलग है, किसी के बालों का टाइप अलग है, किसी के बोलने की स्किल अलग है, किसी का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, कोई राइट हैंडेड है, कोई लेफ्ट हैंडेड है। तो जो जेनेटिक फॉर्मेशन है और जेनेटिक कोडिंग है, इसमें म्यूटेशन कर देगा। अब म्यूटेशन कैसे होगा? ये कोड टूट जाएगा और ये टूटा ही रहेगा। जब अगली जनरेशन के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जाएंगे तो ये पता नहीं किससे मिल जाए। तो हो सकता है कि अगली बार जब कोई रिप्रोड्यूस प्रोडक्ट पैदा हो तो उसकी आवाज़ ही ना हो। तो ये है वो चीज़। अगली बात कही जा रही है कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर डिवाइस से, वो एक कंप्लीट चेन रिएक्शन है फिसाइल मटेरियल के माध्यम से। अब इसका मतलब क्या है? फिसाइल मटेरियल या फिजन, फ्यूजन, ये क्या है? तो फ्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है कि हमें किसी एटम को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है और एनर्जी दे करके हम उसको अनस्टेबल स्टेट में ला करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर आप एक एटम को एक्टिवेट कर दोगे तो वो सर्वनाश कर देगा। फिर जैसा आपने हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा, वो यही है। फिर आपने नाम सुना होगा फिशन का। तो फिजन जो रिएक्शन है वो एक तरीके की ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप एटम को एनर्जी तो देते हो, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब सोच लीजिए आपकी इतनी कम मात्रा की एनर्जी का प्रोडक्शन होने के बाद भी इतना डिवास्टेटिंग, इतना भयावह और इतना दुखद परिणाम निकल के आता है कि सदियां उसे याद रखती हैं। तो सोचिए कि अगर आप फ्यूजन रिएक्शन कराओगे और उसके बाद से क्या डिवास्टेटिंग इफेक्ट आएगा, वो तो कल्पना के परे है। तो ये चीज़ है। अगली बात कही जा रही है कि ये जो प्रिसाइज कंडीशन है ना, ये एक्सीडेंटली नहीं मिलती हैं। जो फिसाइल मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि U-235 यूरेनियम 235, वो एक खास तरीके के दबाव में डाला जाता है ताकि वो जब मिसाइल और बॉम्ब के माध्यम से फेंका जाए तो वो एक खास तरीके का खतरा या परिणाम पैदा करे जिससे डर की कल्पना का जन्म हो। इसलिए लोग सब डरते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब से। अब इसकी वजह से इजराइल और अमेरिका को ये डर था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी में इनरिचमेंट कर लिया यूरेनियम को तो वो इजराइल के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। इसीलिए ये कहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज डजंट रिजल्ट इन अ रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। द साइट्स, जो ये साइट्स हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दे कंटेंट कुड हैव बीन डैमेज्ड बट देयर इज नो लाइक्लीहुड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इनका कहना है कि जो इसराइल और अमेरिकन स्ट्राइक हुई हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोड होने का तो खतरा नहीं पैदा होती है कि वहाँ उनके बंकर में या उनकी फैसिलिटी में ऑलरेडी न्यूक्लियर मटेरियल रखा हो, क्योंकि वो चार्ज नहीं था इसलिए फट नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भले ना हो लेकिन वो न्यूक्लियर लीकेज का रिस्क पैदा कर सकता है। अगली बात जो इसी से जुड़ी हुई है कि रेडिएशन लीक रिस्क के बारे में क्या बात कही गई है। बहुत ही अधिक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है कि केमिकल और रेडियोलॉजिकल लीक्स हो सकते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी में बाय देयर ऑफ वेरी नेचर एंड स्टोर अ लॉट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, particularly uranium in different norms including gaseous state like uranium hexafluoride यानी UF6। यानी यूरेनियम का जो गैस में जो गैसियस स्टेट में होना है वो UF6 के माध्यम से होता है एंड यूरेनियम डस्ट। ऐसा इनका कहना है कि भले ही अभी हमें नहीं पता चल रहा है लेकिन कभी ना कभी तो ये पॉसिबिलिटी निकल कर आएगी या पता चलेगा। अभी तो ये लीक पता नहीं चला है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल यूरेनियम नहीं है, इसके अलावा भी गैसियस स्टेट में यूरेनियम है UF6 के माध्यम में, और यूरेनियम डस्ट भी हो सकती है। अगली बात कह रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
आर अनस्टेबल एंड रिलीज रेडिएशन ओवर टाइम। यानी ये अनस्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है और धीरे धीरे ये टाइम के साथ रेडिएशन रिलीज करते हैं। कुछ रेडिएशन इनमें से जो जरूरी हमारे लिए, तो गामा रेज, ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है जो इनसे निकलते हैं। आपने रेडिएशन का चैप्टर बचपन में पढ़ा होगा, जिसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी बैकुरेल। फिर एक मैडम थी, उनका नाम था मैरी क्यूरी, जिनको नोबेल प्राइज मिले 2 बार। उनकी तो डेथ ही इसी रेडिएशन की वजह से हुई थी। तो उन्होंने इस बारे में बताया था कि कोई भी आप रेडियो एक्टिव मटीरियल लेते हैं, उसको अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट के बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो वो कुछ रेस को एमिट करता है और उन रेस की एमिशन से ये पता लगाया जा सकता है कि उनकी इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेव लेंथ किस तरीके की है, जिससे ये पता चल सके कि वो हमारे लिए कितनी खराब है। तो जब हेनरी बैकुरेल ने गामा किरणों को रखा था, तो उन गामा किरणों से ये पता चला कि उनकी इंटेंसिटी इतनी तेज है कि वो एक मोटे स्टील की परत को भी पार कर सकती हैं। तो ये एक बात हो गई यहाँ पे। दे कैन पेनिट्रेट स्किन एंड डैमेज सेल्स एंड डीएनए। यानी ये स्किन को पेनिट्रेट करेंगी तो आपको स्किन कैंसर होने का चांस है, सेल डैमेज करेंगी तो आपको सेल कैंसर होने का चांस है, और ये क्यूरेबल भी नहीं है अभी। और डीएनए, डीएनए 2 तरीके से, एक तो डीएनए रप्चर कर देंगी तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप रिप्रोडक्शन के लिए जाते हो तो आपका डीएनए म्यूटेट हो जाएगा, और वो भी फॉल्सली म्यूटेट होगा। एक तो म्यूटेशन ऐसा होता है कि जनरेशन बाय हेरिडिटी के माध्यम से होता है, जिसमें थोड़े थोड़े चेंजेस जनरेशन में आते रहते हैं। यही एक अच्छे इंसान की कल्पना मानी जाती है। कई बार खराब इंसान भी निकलता है, पर जनरली ये कहा जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं उनकी तुलना में हम आज ठीक दिखते हैं और ठीक हमारा दिमाग काम करता है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो वही है कि जनरेशन वाइज हमारा चेंज हुआ पॉजिटिव, लेकिन इसकी गामा रेस के रेडिएशन की वजह से हमारा जो चेंज है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, और ये इंटरजनरेशनल हेल्थ इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। ये प्रॉब्लम है। इंटरजनरेशनल का मतलब ये है आप में भी करेगा, आपके आगे वाली जनरेशन में भी करेगा, तो यानी कि दो के बीच में करेगा, तो ये इंटर हो गया। अगर आप में ही करता तो ये इंट्रा हो जाता। फिर आगे बात कही जा रही है कि जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये स्टोर होते हैं और इनको हैंडल किया जाता है बहुत ही केयरफुली, और इनके जो कंटेनर होते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी में, वो भी अलग प्रकार के होते हैं। और ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं न्यूक्लियर प्रिजर्वेंस के लिए, ये सेवरल लेयर ऑफ सेफ्टी को रखती हैं ध्यान में। उनका एक मैकेनिज्म होता है ताकि रेडियो एक्टिव मटेरियल के रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि लीक बहुत कम हो, ताकि जो बाहरी इन्वायरमेंट है, हमारा फ्लोरा फौना है, फूड वाटर है जिसे हम कंजम्पशन करते हैं, उस पर खतरा ना हो। क्योंकि ये किसी भी माध्यम से आपके शरीर का हिस्सा बन सकता है और आपको ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जिसको डिटेक्ट करना पहले तो कठिन होगा, और दूसरा जिसका डैमेज आपको कई जनरेशन्स तक लगातार दिखेगा। ये बात, अगर ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक होता है किसके द्वारा, इजराइल और यूएस के द्वारा, तो ये एक डैमेज और एक डिसरप्शन को जन्म दे सकता है, जो कि स्टोरेज और हैंडलिंग तक के लेवल को हो सकती हैं, और जो उनकी सेफ्टी मैकेनिज्म है उसको तोड़ सकता है। अब अगली बात कही गई है, जो दो सबसे बड़े रेडियोलॉजिकल लीक हैं उनके एक्सीडेंट हैं चेरनोबिल में 1986 में, जब वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्रैश हुआ था, और दूसरा है फुकुशिमा 2011 जापान में। यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो एटमॉस्फेयर में स्केप कर गया था डायरेक्टली। स्केप करने का मतलब ये है कि अपनी पेरीफेरी से बाहर की पेरीफेरी का हिस्सा बन जाना। अब स्केप जो वर्ड है वो कहाँ से आया कि आप अगर 11 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर को ऊपर की ओर छोड़ते हो, तो आप अर्थ की जो पेरीफेरी है उसके एटमॉस्फेयर को स्केप कर जाओगे और इंटरगैलेक्टिक स्पेस का हिस्सा बनने लग जाओगे।
ये है एस्केप करना। इन 2 पावर प्लांट में जो रेडियोलॉजिकल जो लीक हुआ था, उसकी वजह से एक्सीडेंट मेजर थ्रेट हुए थे ह्यूमन बीइंग्स को। और ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है, फ्लोरा और फौना में सब कुछ आता है। और इसीलिए इन दोनों साइट्स को डीपॉपुलेट कर दिया गया, यानी वहां पर आज जनसंख्या निवास नहीं करती है। फिर अभी 2022 फरवरी में जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, तो जो यूक्रेन है वहां पर एक जपोरिजा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर भी एक खतरा मंडराने लग गया था कि क्या रसिया वहां पर अटैक करेगा, ताकि वहां भी ये दिक्कत हो। वैसे तो ये एक स्ट्रेटेजिक अटैक हो सकता है रसिया के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक इन्वायरमेंटल अटैक माना जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक सबसे बड़ा खतरा ये भी था कि जपोरिजा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि रसिया या यूक्रेन फोर्सेस के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा। और ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको बचाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ी है कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन सेलिंग मजबूत होने की वजह से और सेफ्टी नॉर्म्स मजबूत होने की वजह से, और ये भी कह लीजिए कि रसिया का इस चीज़ पे फोकस होने के लिए कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इसको अभी भी सही से चलाया जा सक रहा है। अगली बात कही जा रही है, देयर हैज बीन नो इंस्टांस ऑफ मेजर रेडिएशन लीक। अब स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के बारे में बात की गई है कि अभी तक मेजर रेडिएशन लीक डिटेक्ट नहीं हुए इन अ डिलीबरेट मिलिट्री स्ट्राइक। अब यहाँ बात कही जा रही है कि अटैक तो किए गए, फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय तो किया गया, लेकिन रेडिएशन लीक नहीं हुए। लेकिन जो जपोरिजा है फिर भी वो कांस्टेंट रिस्क पर है। देयर इज कंपैरेटिवली लो, mainly from gunshot and shelling, unlike the missile and bunker bombs that have been used on Iranian facility। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जपोरिजा में गोलीबारी या सेलिंग की गई, सेलिंग का मतलब होता कंटिन्यू गोलीबारी करना। जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि रोज शाम को 7 बजे के बाद से गन शॉट्स का एक शो चालू हो जाता था। उधर से पाकिस्तान वाले गन शॉट करते थे और जनरली वही करते थे, एस्केलेट करते थे, और फिर यहाँ से जवाब में रिटेलिएट में हम यहाँ से गन शॉट का पूरा एक शो करते थे। वो बात है यहाँ पे। लेकिन वहाँ पर ये कह रहे हैं कि जपोरिजा में क्या था कि ऐसा नहीं था कि इतनी ज़्यादा गन शॉट से सेलिंग हो, लेकिन यहाँ पर सीधे डायरेक्टली आप बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा रहे हो और ईरानियन फैसिलिटी को तबाह कर रहे हो, जो न्यूक्लियर प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी थी, इनरिचमेंट फैसिलिटी थी, तो उससे ज़्यादा ही खतरा पैदा होता है। और ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल और यूएस ने कुछ प्रिकॉशंस जरूर लिए होंगे ताकि रेडिएशन लीक ना हो। ऐसे एरिया को टारगेट किया होगा जहां पर स्मॉल चांस हो रेडिएशन लीक ट्रिगर होने का। दूसरी बात, बहुत हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस ली होगी, फैसिलिटी का लेआउट और एक्सट्रीमली प्रिसाइज टारगेटिंग की होगी ताकि उनको उनका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। ऐसा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सजेशन है। अगली बात, एक यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि इसराइल ने जो ईरान है उसकी इस्फहान नाम की साइट पर अटैक किया। अब इस्फहान कहाँ पे है, तो इस्फहान ये है, उसकी साइट पर अटैक किया। ये फैसिलिटी को सैटरडे को टारगेट किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ऐसा कहना है। अब ये कह रहा है कि ये फैसिलिटी जिनको टारगेट किया गया, या तो ये कोई न्यूक्लियर मटेरियल कंटेन नहीं करती हैं, या बहुत ही कम क्वांटिटी में नेचुरल या लो इनरिच्ड यूरेनियम को कंटेन करती हैं, यानी बहुत कम ही क्षमता वाला इनके पास इनरिच्ड यूरेनियम है, या नेचुरली जो फाउंड यूरेनियम है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। यानी रेडियो कंटामिनेशन जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि रेडियो एक्टिव जो प्रदूषण है वो बहुत कम होगा। और इससे क्या है कि जो बिल्डिंग है वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई हैं और डैमेज हुई हैं।
आसपास, लेकिन इसका प्रसार उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगली बात कही गई है, बट इट इज़ ईजी फॉर थिंग्स टू गो रॉन्ग। लेकिन ये कभी ना कभी खराब भी हो सकता है। जैसे इंटेलिजेंस अगर एक्यूरेट नहीं हुई प्रिसीजन के लिए, तो फिर ये रेडियो एक्टिव लीक बहुत बड़ा एक समस्या का विषय बन सकता है। ये बात कही गई है। अगली बात कही गई है, ये जो अटैक कंटिन्यू हुए हैं 3 न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान पे, कहाँ कहाँ, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, नतांज, फोर्दो, इस्फहान। इनमें ये कहा गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऐसा बार बार कंफर्म कर रही है कि इन ऑफ साइट रेडिएशन लेवल अभी तक रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन हम फिर भी असेसमेंट करते रहेंगे ताकि हमें कुछ जानकारी मिले। और ये भी कहा गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो यूएस स्ट्राइक के बाद जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है इस इमरजेंसी मीटिंग में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की थी कि ये अपने आप में एक अर्जेंट सिचुएशन है। ये इन 3 आर्टिकल में से जो मेन आर्टिकल था वो ये है। पर यहाँ कुछ और चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। पहली बात तो ये कह रहा है कि जो ये फोर्दो है यहाँ पर, उसकी जो न्यूक्लियर साइट है वो माउंटेन के अंदर बहुत ही नीचे, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 3000 सोफेस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूजेज हैं 2 इनरिचमेंट हॉल में। यानी 2 बड़े-बड़े इनरिचमेंट के हॉल हैं, ये एक, ये 2, जहाँ पर 3000 सोफिस्टिकेटेड सेंट्रीफ्यूजेज हैं, जहाँ पर नेचुरल यूरेनियम को डाल करके उसको इनरिच्ड यूरेनियम में तब्दील किया जाता है। फिर कुछ और बात कही गई है इसके बारे में। जो माउंटेन का क्रॉस सेक्शन है वो ये है कि GBU-57 मैक्स, ये वो जो बॉम्ब है अमेरिका की तरफ से गिराया गया है, जिसको बंकर बस्टर बॉम्ब कहते हैं, उसकी डेप्थ इतनी है। अब जो फैसिलिटी की डेप्थ है वो अराउंड 260 फीट और मोर देन 260 फीट है। तो एक जो बॉम्ब अकेला है वो इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ये बात कही गई है। और जो माउंटेन है उसकी सी लेवल से जो पीक है, पीक तक की जो हाइट है वो 3150 फीट है, यानी 3150 फीट। अब एक और बात कही गई है कि जो B2 प्लेन है नीचे, इसके बारे में अगले आर्टिकल में इसी के बारे में बात करेंगे, तो मैं अभी से यहाँ इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, नीचे ऑलरेडी इलेबोरेटेड है। बस ये मान लीजिए कि एक प्लेन था जिसने इस बॉम्ब को कैरी किया। तो B2 प्लेन जो था कैन ऑपरेट एट अप टू 50,000 फीट, यानी 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, जो कि कॉमर्शियल जो एयरलाइन है और मैक्सिमम कैपेसिटी वाले जो एयरलाइन है उनसे भी 10,000 फीट ऊपर की ऊंचाई मानी जाती है। और जैसे ही ये अपने टारगेट के ऊपर पहुंचता है तो ये 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसने अपने एक प्लेन में नीचे जो बेली होता है प्लेन का, उसको ये खोलता है और उससे GBU-57 नाम का बॉम्ब को ड्रॉप कर देता है। बॉम्ब का जो वेट है वो स्कूल बस के बराबर है और इसका इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। इस बॉम्ब का इस्तेमाल, हालांकि बंकर बस्टर बॉम्ब इससे पहले भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी डिफरेंट थी। वो इनकी प्रीवियस जनरेशन थी और वो उतनी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देती थी। दूसरी बात, डिप्लॉयमेंट के बाद क्या हुआ, इस बॉम्ब ने GPS का इस्तेमाल किया और अपने टारगेट पर पहुंचा, और उसके बाद बॉम्ब ने हिट किया ग्राउंड को नियर सुपरसोनिक वेलोसिटी। सुपरसोनिक का मतलब ये है कि अगर ये साउंड की स्पीड है, इस साउंड की स्पीड से ये तेज ही जाएगा। यानी साउंड की स्पीड होती है 1 मैक और ये 1 मैक टू 5 मैक पे रहेगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इम्पैक्ट के टाइम जो इसका आगे का राउंडेड हेड था वो धीरे धीरे इनिशियल क्रिसिंग फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसकी स्टील केसिंग जो है, ये जो बनी है बाहर से, ये स्टील केसिंग इसको टारगेट तक पहुंचने के लिए इंटैक्ट रखती है। यानी इसका कवर, जो इसका खोल है, वो अलग नहीं होता इसके अंदर के कंपोनेंट से, ये इतना मजबूत है। तो ये पूरी बात है।
अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये कह रहा है द बंकर बस्टर बॉम्ब्स एंड द बॉम्बर्स दैट ड्रॉप्ड देम। अगली बात कही गई है आवर्स आफ्टर अ फ्लीट ऑफ अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स, यानी कि अमेरिकी B-2 जहाज़ों का जो बम वर्षक जहाज हैं उनका एक बेड़ा जिसने दर्जनों बम गिराए हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे। ऐसा वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने पूरी तरीके से ईरानियन फैसिलिटी को नेस्तो नाबूद कर दिया है। फिर ये कह रहे हैं कि यूएसए ने पहली बार इतने विशाल काय 30,000 पाउंड लगभग 13.6 टन के बॉम्ब को, जिसे GBU-57 कहा जा रहा है, या मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर, यानी कि पेनेट्रेट करने वाले को मतलब कि जो अंदर तक घुसता चला जाए, उसका इस्तेमाल किया है इस कॉम्बैट फाइट में। और दर्जनों बंकर बस्टर जो बॉम्ब हैं उनको गिराया गया है फोर्दो में, जो कि की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है ईरान की, जो 300 फीट नीचे है माउंटेन के अंदर, और 25 किलोमीटर दूर है वहाँ की सिटी कोम से। और दिस पर्टिकुलर बॉम्ब कुड हैव पेनिट्रेटेड, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम का रिपोर्ट है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा दो अलग साइट्स थी न्यूक्लियर की, एक थी नतांज और एक थी इस्फहान। इनको भी टारगेट किया गया है बाई बंकर बस्टर बॉम्ब, बट फॉर्मर, पुराने बंकर बस्टर बॉम्ब्स। अब ये इस मैसिव बॉम्ब के बारे में बात करते हैं, ये क्या है। तो GBU-57 एक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर या MOP है, जिसे डिज़ाइन किया गया है डिस्ट्रॉय करने के लिए किसे डीपली बरीड फैसिलिटी में और हार्डन्ड बंकर और टनल्स को। इसके अलावा ये केवल और केवल US के लिए अवेलेबल है और इसकी डिलीवरी B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट से ही की जा सकती है। यानी अगर आपको किसी जगह ये बॉम्ब गिराना है तो आपको B-2 बॉम्बर ही जो प्लेन है उसका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर है ये 20.5 फीट यानी 20.5 फीट लंबा और 31.5 इंच डायामीटर जितना मोटा है, और इसका वजन 13,000 किलो है। 13,000 किलो का मतलब 13 टन, और ऐसा US एयरफोर्स का कहना है। और ऐसा माना जाता है कि ये नॉन न्यूक्लियर वेपन है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है इन द वर्ल्ड में। जितने भी नोन है उनकी बात की गई, क्योंकि अननोन भी बहुत सारे हैं जो पता नहीं, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी ऐसी अपनी आर्म्स और एम्यूनिशंस हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करती है। वो उनकी एक टैक्टिक है। अगर कभी वॉर होता है तो उससे बचने में उन्हें आसानी होती है, क्योंकि उसका तोड़ नहीं होगा और उसका इम्पैक्ट बहुत होगा हॉस्टाइल कंट्री पे, इस वजह से वो बताते नहीं है। और ये भी कह रहा है कि ये अपने जो प्रेडेसेसर है यानी इसका जो पूर्ववर्ती है BLU-109 उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा US ने कई सारे देशों को बताया हुआ है इंक्लूडिंग इजराइल। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर है ये 60 मीटर गहराई तक जा सकता है और उसके बाद फट सकता है, और इसका जो वॉरहेड है वो स्पेशल हाई परफॉर्मेंस स्टील अलाय की केसिंग के अंदर बंद रहता है, जो इसे लार्ज एक्सप्लोजिव जो पेलोड है जो उस केसिंग के अंदर बंद है उसको उसको मेंटेन, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है जब पेनिट्रेशन होता है, ताकि इम्पैक्ट डिजायर्ड प्लेस तक जा सके। फिर ये कह रहे हैं कि जो फोर्दो की साइट है वो 90 मीटर डीप है, और जो प्रिसाइज एक्सटेंट है डैमेज का वो अभी भी इसीलिए पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये 60 मीटर तक ही नीचे जा सकता है। फिर अगली बात कही गई है कि ये जो MAP है इसका डेवलपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी और उसकी जो एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है बोइंग, जो कि इंडस्ट्री पार्टनर है, उसके माध्यम से हुआ है। पहली टेस्टिंग 2007 में हुई थी, फिर उसके बाद बोइंग को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और 20 बंकर बस्टर की डिलीवरी की गई US एयरफोर्स को।
और पहली बार जो इनका पहला प्रेडेसेसर यानी कि पूर्ववर्ती था उसका इस्तेमाल यूएस इन्वेजन यानी इराक के यूएस में मतलब इराक में यूएस के हमले में किया गया। यूएस ने जब हमले किए थे इराक में 2003 में, तब इसका इस्तेमाल हुआ था। पर वो छोटे थे, पुराने थे, और उनका जो डैमेज इम्पैक्ट था वो उतना नहीं था जितना यूएस को चाहिए था। ये बात है। फिर अगली बात कही गई है कि इनको ले जाने के लिए जो कैरियर इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने इनको कैरी किया और यही कर सकता था। इसका नाम है B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, और ये ही इनको ले जा सकता है, यानी 2 एक बार में, यानी 13-13 टन के 2 अपने जो बेली है उस पर जो इनका सेटअप लगा होता है उसमें अंदर सेट करके ले गया था। और इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जैसे नॉर्थरॉप ग्रूमैन एज अ प्राइम कॉन्ट्रैक्टर एंड बोइंग एंड ह्यूजेस रडार सिस्टम, जनरल इलेक्ट्रिक एंड वॉट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये जो की मेंबर थे इन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था। पहली उड़ान जुलाई 1989 में हुई थी, और फिर इसके बाद 1997 में फुल्ली ऑपरेशन कैपेबिलिटी के तहत इसको ले लिया गया था यूएस एयरफोर्स में। अभी तक टोटल 21 ही ऐसे बने हैं, क्योंकि इनको बनाने की जो कॉस्ट है $1.2 बिलियन, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। इतने में बहुत से एयरक्राफ्ट बन सकते हैं। और अभी करंट में 19 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में है। पहली बार इसका जो डिप्लॉयमेंट था वो कोसोवो में हुआ था 1999 में। कोसोवो के बारे में जानते हैं। यूरोप में नीचे ग्रीस है, इसी से जुड़ा हुआ टर्की है। टर्की का आधा हिस्सा एशिया में आता है, आधा हिस्सा यूरोप में आता है। इसके ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है मैसेडोनिया, जहाँ की मदर टेरेसा थी। इसकी कैपिटल का नाम है स्कोपजे। ग्रीस की कैपिटल का नाम तो आप सब जानते होंगे, एथेंस। और तुर्की की कैपिटल का नाम अंकरा। मैसेडोनिया के ऊपर एक टेरिटरी है जो बाल्कन टेरिटरी है, जिसका नाम है कोसोवो। इसकी कैपिटल है प्रिस्टीना। ये कंट्री अभी भी बहुत सारे देशों के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। फॉर्म्ड तो हो चुकी है, अब ये फॉर्म्ड कैसे हुई? इसकी जो पेरेंट नेशन है, जैसे हम पेरेंट है ना पाकिस्तान के, और पाकिस्तान हमारा चाइल्ड हुआ क्योंकि हमसे ही अलग होकर के उसने अपना घर बसाया है, इस वजह से। तो इसका जो पेरेंट नेशन है ना उसका नाम है सर्बिया। और सर्बिया से आपको एक नाम याद आता होगा, नोवाक डी जोकोविच, टेनिस स्टार। तो सर्बिया सर्बिया जिसकी कैपिटल है बेलग्रेड, इसी से अलग होकर के ये बना। ये है कोसोवो की कहानी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कंट्री अलग होगी तो वो किसी न किसी सिविल वॉर में जाएगी। सिविल वॉर में जाएगी तो अगर जो पेरेंट कंपनी है, जो पेरेंट कंट्री है, उसके पास अगर पावर होगी तो वो खुद ही डील कर लेगी। अगर नहीं होगी तो वो अपने फ्रेंडली नेशन को इनवाइट करेगी कि प्लीज़ मुझे बचाओ। तो यूएस भाई साहब आए और उन्होंने पहली बार यहाँ पर कोसोवो में 1999 में B-2 बॉम्बर को डिप्लॉय कर दिया। फिर इराक में, फिर अफगानिस्तान में, फिर लीबिया में, फिर येमेन में इनका डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर चलता रहा। अब दूसरी बात कही गई है इसकी जो कैपेसिटी है ना उसके बारे में, कि एक बार इसमें अगर आप तेल भर दो, इसमें फ्यूल डाल दो, तो ये 6000 नॉटिकल माइल्स तक बिना रुके जा सकता है, अराउंड 9600 किलोमीटर तक, विद अ सिंगल मिड एयर रिफ्यूलिंग। यानी एक बार रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद हवा में एक बार रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप हवा में रिफ्यूलिंग कर देते हो, यानी एक बार आपने रिफ्यूलिंग कर दी, तो ये 9600 किलोमीटर जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप बीच में कभी आपको ऐसा लगा कि अब कम हो रहा है और आपने एयर रिफ्यूलिंग कर दी, तो ये 19,000 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। ये बात है। अब जो B-2 है ना, ये जो बॉम्बर है, ये पेनिट्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, इफेक्टिव इनहेरेंट इन मैन्ड बॉम्बर्स। अब इसके बारे में क्या है, अगली लाइंस पढ़ते हैं और फिर मैं समझाता हूँ क्या है। ये लो ऑब्जर्वेबल है,
क्योंकि ये स्टील था। यानी कि इस जो विमान है ना, कुछ इस तरीके का दिखने जैसा। तो ये जो विमान है, इसके ऊपर एक ऐसा पेंट जिसकी कोटिंग की गई है जो रडार में इसके साइज को एकदम फुल स्टॉप के बराबर दिखता है। जैसे इतना मैंने बता दिया, इतना ही लगभग दिखेगा। तो इसलिए ये नजर में ही नहीं आता है। ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको किसी भी टेरिटरी में एंटर करने की परमिशन देती है। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि आज के टाइम में हर कंट्री के पास एडवांस रडार सिस्टम रहता है, लेकिन इसको डिटेक्ट कर पाना अपने आप में बहुत ही कठिन है। तो ये एक रीजन है। फिर फिर ये कह रहा है, तो कुल मिला के पूरे इस पैरा में यही बात कही गई जो मैंने कट शॉट आपको समझा दी। अगली बात, ये जो स्टील एयरक्राफ्ट होते हैं, ये एयर डिफेंस और रडार से बच निकलने में बहुत ही माहिर होते हैं, क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत ही कम होती है। स्टील क्वालिटी होती है इसमें, स्टील क्वालिटी मैंने आपको बताई दी। और इनका कॉम्बिनेशन होता है रिड्यूस्ड इंफ्रारेड और अकूस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड विजुअल एंड रडार सिग्नेचर्स बहुत ही कम पैदा करते हैं। अब कैसे, एक एक करके समझते हैं। इंफ्रारेड बहुत कम कैसे आएगा? इंफ्रारेड तब काम आता है जब आप उसको बाकी किसी नेकेड आई से या विजुअल आई से न देख सको, तो उसमें इसका ऑब्जर्वेशन बहुत कम है। दूसरी बात, आपने थर्मल कैमरा भी देखा होगा, तो इसके जो इंजन है ना, बॉडी के अंदर ही सेट किए गए हैं, तो वो हीट को उतना ज़्यादा डिसिपेट होते हुए दिखाते ही नहीं है, ताकि इसको डिटेक्ट किया जा सके एट अ सर्टेन अमाउंट। क्योंकि रडार और जो थर्मल इमेजिंग कैमरा और इंफ्रारेड कैमराज हैं, वो बहुत ही एक सर्टेन लिमिट के बाद ही डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये कोई एयरप्लेन है, उसके हीट डिसिपेशन को जान करके, जो उसके इंजन से प्लेयर्स के माध्यम से निकलता है। और अकूस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब, अकूस्टिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है कि शोर बहुत कम करता है, क्योंकि इंजन अंदर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब जनरेट करेगा ना, जब जो ऊपर की लेयर है उस पर ऐसी चार्जिंग हो जाएगी मेटल और एयर के टकराने से। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोटिंग की गई है ना कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये बात। इसलिए इसको बहुत ही डिफेंसिव बनाता है, डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और टारगेट करने के लिए। और इसके बाद वही बात बताई गई जो मैंने पहले बता दी कि कंपोजिट मटेरियल में एक स्पेशल कोटिंग की गई है ताकि स्टैंड आउट फ्लाइंग मिल सके इसके विंग्स में, इस तरीके का, ताकि स्टेल्थीनेस मिल सके। ये थी बात। अगला और लास्ट पैराग्राफ है इस आर्टिकल का, जो ये कहता है कि B2 वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग 33 ऑफ ऑल सर्बियन टारगेट इन फर्स्ट 8 वीक ऑफ कोसोवो वॉर। यानी सर्बिया और कोसोवो के बीच में जो सिविल वॉर हुआ था, उसमें 33% सर्बियन टारगेट को इसने डिस्ट्रॉय किया था। एंड फ्लाइंग नॉन स्टॉप फ्रॉम होम बेस इन मिसौरी एंड बैक, यानी कि अपने बेस से निकलकर अटैक करके वापस आ गया था नॉन स्टॉप फ्लाई करके। और ये उसका सबसे लंबा जो मिशन था B2 बॉम्बर का, वो अफगानिस्तान में था ड्यूरिंग ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें ये 22 सॉर्टीज उड़े थे और ये ऑपरेटिंग लोकेशन तक गए थे। 27 सॉर्टीज फ्रॉम मिसौरी, रिलीजिंग मोर देन 1.5 मिलियन पाउंड ऑफ एम्यूनेशन। पाउंड यानी 1.5 इंटू 10, क्योंकि लैक्स है, इंटू एम्यूनेशन यानी पाउंड में 465, अराउंड आप 1.5 लाख गुणे 465 करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ग्राम्स में कि इतने केजी में था। अब ये हो गया। अब अपने आते हैं लास्ट बात पे, जो हमारा लास्ट आर्टिकल है इससे रिलेटेड। वो क्या कहता है? वॉट द US एंट्री इन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स फॉर इंडिया।
इंडिया के लिए क्या होगा, ये सब तो बात कर ली देश दुनिया की। अब अपने देश के ऊपर लौट के आते हैं ना, क्योंकि हमारे तो दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फोर्स के बारे में बताया गया कि उन्होंने 3 हमले किए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, अलग-अलग फैसिलिटी पे, और इससे अमेरिका की एंट्री हो जाती है इस पूरे सिचुएशन में, जो कि ईरान और इज़राइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की। मोदी जी ने बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक कंसर्न्स इसके ऊपर जताए हैं, अपनी संवेदनाएँ जताई हैं, जो कि हाल के हमलों में हुआ। ये पूरे इस आर्टिकल का पहले पैरा में कॉन्टेक्स्ट दिया है। अब इस पहला जो टॉपिक कहता है कि यूएस इज़राइल का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है। ये स्ट्राइक जो है ना, ये मार्क करती है फर्स्ट फुल फ्लेज्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अमेरिकाज आयरन क्लैड सपोर्ट फॉर इज़राइल। अमेरिका के आयरन क्लैड जो पॉलिसी है उसके तहत इज़राइल का सपोर्ट दिखाने वाली पहली फुल फ्लेज्ड पॉलिसी है ये, जिसमें ये कहना था कि इज़राइल ऐसा कहता था या मानता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और उसके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है, कि दोनों का रिलीजन अलग है, दोनों की थॉट प्रोसेस अलग है, ये बात। लेकिन ईरान की लड़ाई उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए। इज़राइल की लड़ाई, ईरान की लड़ाई उसके अस्तित्व के लिए नहीं है। अगली बात कही गई है कि इसलिए उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया, फोर्दो में किया या अपने दोस्त से करवाया, एक ही बात है, ये 2 जगह तो उसी ने किया है। अगली बात कही गई है गोस्ट ऑफ इराक। ईरान ने यूएस को इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने और उसकी टेरिटरी और उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट करने के लिए क्रिटिसाइज किया है। ये बात पहले लाइन की है। फिर कहा जा रहा है, कुछ एनालिस्ट का ये मानना है कि ईरान वॉज क्लोज टू बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इस वजह से ऐसा हुआ है, ये बात है। अब ईरान ने इसलिए क्रिटिसाइज किया है इराक को, कि इराक पर यूएसओ को, क्योंकि इराक पर 2003 में इसने बॉम्ब गिराए थे और इन बॉम्ब्स ने कंट्री में मास डिस्ट्रक्शन किया था, और वो भी गिराने का वजह भी फॉल्स क्लेम, ये बात कही गई है। अब दिस इज अ रिमाइंडर दैट वॉशिंगटन्स ट्रैक रिकॉर्ड इन रीजन इज डॉजी। इसका मतलब ये है कि बहुत ही गंदा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यूएसए का इस रीजन में, जिसे कहते हैं मिडिल ईस्ट रीजन या मेना। मेना इसलिए कहते हैं मिडिल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, क्योंकि इकलौता मिडिल ईस्ट रीजन ही नहीं है, यमन है, लीबिया है, ये सब रीजन भी इसी से जुड़े हुए हैं। इस वजह से मेना रीजन कहते हैं इसको, जो अनस्टेबल रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो कि सूडान तक जाता है, साउथ सूडान तक, जिसकी कैपिटल है जुबा, सूडान की कैपिटल खार्तूम, यमन सना। आगे आते हैं, ये कहता है कि इंटरवेंशन जो है ना, क्लियरली एक कंफर्टेबल क्वेश्चन को जन्म देता है, जो आगे समय आने अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को जन्म देता है, असहज सवाल का जन्म करता है, जिससे आगे आने वाले समय में निपटना ही पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत लंबे समय तक ये वादा किया था कि हम दूरी बनाकर रखेंगे हमेशा ना रुकने वाले वार से, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान वाले केस में ही इसको विड्रॉ कर लिया था। अपने दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान, यानी कि ये बात तब की है जब 2020 में उनका फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म जो है वो एंड हो गया, और जो बाइडन वाले में उन्होंने जब अपना कैंपेन किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कहा गया कि 2 मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हैं जो चल रहे हैं, जिसमें यूएस इनडायरेक्टली क्रूशियल रोल प्ले करेगा। पहला, जो ये कहते हैं, ट्रंप ने ही कहा कि वो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के वॉर को खत्म कर सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, वो
जो गाजा पे वॉर चल रहा है, जिसमें हजारों पैलेस्टीनियंस मरे हैं 2023 से, उसे भी वो खत्म कर सकते हैं मिनटों में। फिर अपने ईरान के हमले को लेकर के वो एक डेंजरस जोन में एंटर कर गए, क्योंकि वो डायरेक्टली वॉर का हिस्सा बन गए हैं। ये बात यहाँ पर समझाने की बात कही गई है, जो कि फुल स्केल वॉर को पैदा करने का एक खतरा है। यानी फुल स्केल वॉर होने का एक खतरा बनता जा रहा है कि ऐसे वॉर का जन्म हो सकता है जो लंबे समय तक चलेगा। अगली बात, अ वीकेंड ईरान, यानी कि टूटता हुआ ईरान। ये बात इजराइल ने कहा है कि उसने ये क्लेम किया है कि उसने एक फैसिलिटी को ईरान की ध्वस्त कर दिया है, बाकी B2 बॉम्बर ने कर दिया है, जो आपने देखा ही। ईरान इस समय बहुत ही ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा है वर्ल्ड वाइड, और ताकि क्योंकि इजराइल ने स्ट्राइक की, फिर फोर्दो में एक अलग से स्ट्राइक हुई यूएस के जरिए, जिसमें 600 ईरानी मरे हैं टोटल एक हफ्ते में इजरायली अटैक में। और ये डैमेज जो है ना, वो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि इजराइल ने ईरान की एम्बेसी पे भी हमला किया था, इसमें पूरी पूरी एम्बेसी को उड़ा दिया था और आसपास की बिल्डिंग्स बची रह गई। ये तक किया उन्होंने। दूसरी बात, इजराइल ने इसलिए भी, क्योंकि जो पैलेस्टीनियन के जो मिलिट्री ग्रुप थे, हमास के चीफ थे, उनको भी इजराइल ने ही मारा था, और वो भी ईरान में घुस करके। फिर आपने एक पेजर अटैक सुना होगा वो, फिर हमास और लेबनान में जो हिजबुल्ला था उसको मारा। ईरान में लेबनान में पेजर अटैक हुआ था, उसमें कई लोगों की जानें गई थी, कोई अपंग हो गया था, एम्प्यूटेशन मान लीजिए आप उसे। तो इसलिए ये एक दो रीजनल प्लेयर हैं जो भर कर आते हैं, और इसमें ईरान को बहुत अभी ह्यूमिलिटी मिली है। दे आर दी पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बैक्ड बाय ईरान। ये बात कही गई है। ये कही गई है कि एक ही रास्ता है ईरान पर टारगेट करने के लिए कि उसको पूरा नेस्तो नाबूद कर दो, छिन्न भिन्न कर दो, दंड से मुक्ति दे दो। अब यहाँ एक बात कही गई है कि ईरान को इसलिए भी दिक्कत हो रही है क्योंकि आयतुल्ला जो अली खमेनेई हैं वो 86 साल के हैं और वो बीमार हैं, और ईरानियन मिलिट्री के जो ऑफिशियल हैं वो मर चुके हैं। तो इसलिए जो तेहरान है, यानी ईरान देश है, वो वीक है पॉलिटिकली, मिलिट्रली और इकोनॉमिकली, क्योंकि इतने सैंक्शन लाद रखे हैं कि क्रूड ऑयल तो बिक नहीं रहा है, पैसा कहाँ से आएगा। और जो कंट्रीज हैं वो कब तक मदद करेंगी, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अब एक और बात कही गई है कि जब से ईरान में 1979 में जब से ईरानियन रेवोल्यूशन आया है, तब से जो रिजीम चेंज हुआ है वहाँ का, थियोक्रेटिक जो वहाँ स्टेट का डेवलपमेंट हुआ है, तब से ही ये सारी कंडीशन क्रिएट होनी चालू हुई हैं। ये इजराइल और यूएस का ऐसा कहना है। और इतने सारे वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद भी वो माने नहीं, ये बात है। अब ये तो बात हो गई। अब अपने देश पे बात आते हैं कि इंडिया का क्या कंसर्न है। तो ईरान के ऊपर जो लगे सैंक्शन है और इजराइल के जो टैक्टिकल अटैक हैं जो रोबस्टली प्रोग्राम किए गए हैं इतने सालों में, उन्होंने करंट क्राइसिस को यहाँ तक पहुँचाया है। ये बात कही गई है इन 3 लाइनों में। और आगे ये न्यूक्लियर वेपन तक जा चुका है अभी 2 दिनों के अंदर अंदर। इसलिए सभी लोग ईरान के रिस्पॉन्स पर ही हैं। हालांकि ईरान ने कल शाम को ढेर सारे अटैक किए हैं इजराइल पर, अराउंड 40 बैलिस्टिक मिसाइल से। लेकिन सभी लोग ये देख रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में ईरान और उसके अलाइज, और रेड सी में स्पेसिफिकली हाउथीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो वो सी रूट है उसके ऊपर कवरेज, उसको किस तरीके से ईरान लेगा, क्योंकि वो पूरे दुनिया की इकोनॉमिक कॉस्ट को बढ़ा देगा
और वर्ल्ड इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या प्रोड्यूस्ड गुड्स हो। किसी भी सेगमेंट में इकोनॉमी के, किसी भी इकोनॉमी के सेगमेंट में जो चेंज लाएगा वो क्रिएट करेगा ये। फिर अगली बात कह रहे हैं कि ईरानियन पार्लियामेंट ने ये भी बता दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मूव करेंगे, यानी कि हम इसको ब्लॉक करेंगे, ऐसा हमें पास लेके आ रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है ट्रेड के लिए, एशिया में एंटर करने के लिए फ्रॉम सुएज कैनाल, जिसको इजिप्ट एडमिनिस्टर करता है आज के टाइम में। ठीक, अगली बात, टारगेटिंग ऑफ यूएस ट्रूप्स बेसिस इन रीजन, ईरान के रीजन में ये एक खतरे को पैदा करेगा, विवाद के खतरे को, जिसमें रीजनल प्लेयर को बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे यूएस के अच्छे रिलेशन है, भारत के अच्छे रिलेशन है, जैसे सऊदी अरेबिया, तेल का भंडार, यूएई, नई उभरती इमर्जिंग इकोनॉमी, ओमान एंड कतर। कतर वेजेस के लिए बेस्ट मशहूर है क्योंकि यहाँ पर कामगारों को सबसे अच्छा पैसा मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लिविंग कंडीशन। कमिंग टू इंडिया, 8 to 9 मिलियन इंडियंस लिव इन मिडिल ईस्ट। लगभग 80 से 90 लाख लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं। मोर देन 1400 इंडियन स्टूडेंट हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम ईरान इन रिसेंट डेज। ईरान से जो हमारे देश के जो लोग थे उनको वहाँ से निकाला गया है और उनको भारत लेके आया गया है आर्मेनिया बॉर्डर के माध्यम से, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। अगली बात कही गई है कि इंडियंस फ्रॉम इजराइल विल ऑल्सो बी लाइकली बी इवैक्यूएटेड, यानी इजराइल से भी इंडियंस को निकाला जा सकता है क्योंकि कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं ईरानियन भी इजराइल पे। 60% ऑफ इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है ना, वो इसी मिडिल ईस्ट रीजन से ही पूरी होती है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है ना, एनर्जी सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट पैदा कर रही है और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को जन्म दे रही है। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो एनर्जी की कीमत बढ़ेगी, धीरे धीरे प्रोडक्शन जो एनर्जी की वजह से होता है उसकी कीमत बढ़ेगी, तो रिटेल इन्फ्लेशन आएगा, होलसेल इन्फ्लेशन आएगा और ओवरऑल इन्फ्लेशन आएगा। ये प्रॉब्लम, और इसीलिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता ही चला जाएगा। इंडिया का कहना है कि हम भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। इंडिया क्योंकि बहुत एम्बिशियस है मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, आईमेक INSTC, जो कि उनका सेप ले सके। इंडिया कह रहा है कि हम तो भाई बहुत आशावादी हैं कि भैया स्टेबिलिटी बनी रहे ताकि हमारा भी कारोबार चलता रहे, हमारा भी कनेक्शन डायरेक्ट यूरोप से हो जाए। तो ये था पूरे इस 3 आर्टिकल का एसेंस जो एक पेज में आए थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें चेंजेस चाहिए या आपको समझ नहीं आ रहा या आपको लगता है कि और इलेबोरेट होने की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट, प्लीज़ मुझको बताइए। सो हियर वी एंड आवर सेशन। Whatever was relevant today in newspaper, specifically Indian Express explained page analysis regarding our exam, I tried to cover it everything. You can see this line by line. If anything left or if you have any query, please let me know in comment section. I will try to resolve your problem. Thank you. Jai Hind.